बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जोतोई के चैप्टर नंबर 8 की पार्ट 6 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंगल केराटाइटिस, यहाँ पे केराटोमाइकोसिस की। अब जो फंगल केराटाइटिस है, ये नाम से ही ज़ाहिर है कि ये कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन होती है जो कि फंगस की वजह से हो रही हो। माइकोसिस वर्ड हम फंगस के लिए यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर ना बेसिकली दो तरह की केराटाइटिस होते हैं। एक कैंडिडल होता है जो कि कैंडिडा अल्बाइकन्स की वजह से हो रहा है, और दूसरा फिलामेंटस होता है जो कि मेनली एस्परजिलस की वजह से हो रहा है। अब ये पोटेंशियली ब्लाइंडिंग कंडीशन है जो कि जिसकी इमीडिएट मैनेजमेंट हमें रिक्वायर्ड होती है। अब इसकी टाइप्स की बात की हमने कि एक तो फिलामेंटस टाइप होती है जो कि एस्परजिलस की वजह से होती है। उसके अलावा कुछ और भी नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें एस्परजिलस ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो एस्परजिलस की वजह से जो केराटाइटिस डेवलप होता है, ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में हमें नज़र आता है, यानी जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट यीस्ट या फिर जो कैंडिडा की वजह से होता है, ये हमारे पास टेम्परेट क्लाइमेट में ज़्यादातर देखा जाता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर क्या होते हैं फंगल केराटाइटिस के कि अगर ओक्यूलर ट्रॉमा हो जाए विद एग्रीकल्चर मटेरियल, एग्रीकल्चर में जो इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है उसकी वजह से कोई भी आंख के अंदर ट्रॉमा हुआ है, तो इस वजह से भी हमारे पास फंगस के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो आई के अंदर एंटर हो जाए। सो ओक्यूलर ट्रॉमा एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल मटीरियल्स रिस्क फैक्टर के तौर पर एक्ट कर होता है। इसके अलावा किसी ने बहुत देर तक ट्रॉपिकल स्टीरॉयड लिए हों, स्टीरॉयड की वजह से हमें पता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कम हुआ होता है। सो ट्रॉपिकल स्टीरॉयड्स किसी ने ज़्यादा इस्तेमाल किए हों। उसके अलावा ओक्यूलर सरफेस डिजीज़ हुई वो किसी को। उसके अलावा एमिनो सप्रेसेंट किसी ने देर तक खाए हो सिस्टेमिक। उसके अलावा डायबिटीज़ के अंदर भी हमें पता है कि वाउंड हीलिंग वगैरह भी इफेक्ट हुई होती है। सो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट पेशेंट जो फंगल केराटाइटिस का है वो कैसे प्रेजेंट होता है। पेशेंट कहता है कि उसकी आंख में बहुत ज़्यादा पेन है, क्योंकि कॉर्निया की कोई भी डिजीज़ हो तो उसमें पेन प्रेजेंट होगा। क्योंकि जो पेन होता है वो बेसिकली इस वजह से होता है कि जो कॉर्निया की जो नर्व सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा डेंस है। क्योंकि हम कहते हैं कि जो कॉर्निया है वो मोस्ट डेंसली इनर्वेटेड ऑर्गन होता है बॉडी का। सो इसलिए पेन प्रेजेंट होती है। उसके अलावा अगर वो सीलिटरी मसल्स को इन्वॉल्व कर ले तो सीलिटरी स्पाज्म की वजह से भी पेन होती है। सो पेन होगी। उसके अलावा ब्लड भी है। कॉर्निया ज़ाहिर सी बात है, अगर कॉर्निया इन्वॉल्व है, कॉर्निया के अंदर ओपेसिटी वगैरह बन रही है, तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से भी ब्लड वियन हो जाती है। लैक्रीमेशन होगी। कोई भी अगर इरिटेंट आ जाए जो कि कॉर्निया को इरिटेट करे या कंजक्टाइवा को भी इवन के इरिटेट करता है, तो उसकी वजह से लैक्रीमेशन उसके रिस्पॉन्स में इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा फोटोफोबिया हो जाएगा पेशेंट को, रेडनेस ऑफ आई हमें नज़र आएगी, और उसके अलावा वाटरी या फिर म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज होगा। अब जो डिस्चार्ज है वो इसको ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं कर रहा था। वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है, और अगर उसके अंदर पस की फॉर्मेशन हो जाए तो म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज भी हो सकता है। अब साइंस हमें दोनों तरह के जो केराटाइटिस हैं वही डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं कि जब हम एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, तब हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि फिलामेंटस केराटाइटिस हो रहा है पेशेंट को या कैंडिडल केराटाइटिस हो रहा है। अगर तो अल्सर हमें जो अल्सर हमें कॉर्निया के ऊपर नज़र आ रहा है, अगर तो ये अल्सर ग्रेश वाइट कलर का हो और इसकी फेदरी से इसके एजेस हों, या फिर डेलिकेट्स फिलामेंटस सी इसकी अपीयरेंस हो, तो इसको हम कहेंगे फिलामेंटस केराटाइटिस, जो कि एस्परजिलस की वजह से हो रहा होता है। अगर तो ये सुपरफिशियल लेयर्स की फॉर्मेशन करवाएगा तो ग्रे वाइट स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन होगी। और ये जो ग्रे वाइट स्टैंड्स होती हैं ये कॉर्निया की जो सरफेस है उसको एलिवेट करके भी रख रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर डीप लेयर्स प्रेजेंट होगी तो जाहिर सी बात है डीपली कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, एंडोथीलियम। तो एंडोथीलियम के अंदर प्लैक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, और अगर एंटीरियर चैम्बर के अंदर ये पस की फॉर्मेशन करवा दे तो हाइपोपायोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर देखो तो हाइपोपायोन हमें नज़र आ रहा है। सो हाइपोपायोन डीप लेयर्स में हमें नज़र आता है। इसके अलावा ना अगर तो ये सेंट्रल अल्सर प्रेजेंट है, अगर कोई सेकेंडरी एरियाज इन्वॉल्व हो जाए ना कॉर्निया के, ये सेंट्रल अल्सर प्रेजेंट था, अब सेकेंडरी एरियाज बनने लगे हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो सेकेंडरी एरियाज बन रहे हैं ना, सेकेंडरी एरियाज, इनको हम कहते हैं सैटेलाइट लेयर्स या फिर मल्टीफोकल लेयर्स। ये सैटेलाइट लेयर्स बनते हैं अगर कॉर्नियल अल्सर से दूर सेपरेटली हमारे पास कुछ लेयर्स प्रेजेंट हो, तो हम इसको कहते हैं सैटेलाइट लेयर्स या फिर मल्टीफोकल लेयर्स। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन। अब इन्फिल्ट्रेट होकर अगर इंटीरियर चैम्बर में पस चली है तो उसकी वजह से हाइपोपायोन की फॉर्मेशन होती है, और इन हाइपोपायोन को भी सराउंड किया होता है सैटेलाइट लेयर ने। यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर हमारे पास कॉर्नियल अल्सर है, ये कॉर्नियल अल्सर है। इसके अलावा ये हाइपोपायोन की फॉर्मेशन हुई है। इसके अलावा यहाँ पर देखो तो इनको इंसर्कल किया हुआ है, ये सैटेलाइट लेयर्स हैं, ये सारे सैटेलाइट लेयर्स प्रेजेंट है। इसके अलावा ना कुछ कंडीशन में अगर इम्यून सिस्टम पेशेंट का ज़्यादा एक्टिव है तो इम्यून रिंग की भी फॉर्मेशन हो सकती है, जो कि इन लेयर्स को सराउंड कर रहा होता है।
इसके अलावा अगर सीवियर कंडीशन डेवलप हो गया तो सीलरी कंजेशन भी हमें नज़र आती है। तो ये सारे साइंस होते हैं जो कि हमें फिलामेंटस केराटिटिस में नज़र आता है। अब जब सिनेरियो एग्जाम में आता है तो एक तो वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का आपको बता सकता है कि ह्यूमिडिटी उस एरिया में बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा वो आपको बताएगा कि हमारे पास ना फेदरी से एजेस हैं और ग्रेइश वाइट उनका कलर है और सैटेलाइट लेयर्स वगैरह प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम बता देंगे कि फिलामेंटस केराटिटिस की ये कंडीशन है। नेक्स्ट कैंडिडल केराटिटिस की बात कर लेते हैं। जो कैंडिडल केराटिटिस है इसके अंदर ना येलोइश वाइट इन्फिल्ट्रेशन नज़र आती है और डीप सेपरेशन होती है जो कि रिजेंबल कर रही होती है केराटिटिस कॉज बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये उससे रिजेंबल कर रही होती है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, इसकी डायग्राम भी देखो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि येलोइश वाइट इसका कलर होता है जो कि कैंडिडल कॉर्नियल अल्सर है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम क्या करवाते हैं कि हम कॉर्नियल स्क्रैपिंग करते हैं। अब इस कॉर्नियल स्क्रैपिंग की हम एक तो स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग हम कौन कौन सी करेंगे? जेम्सा स्टेनिंग, KOH स्टेनिंग, उसके अलावा मिथेनामाइन सिल्वर स्टेनिंग करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कौन सा ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा कल्चर हम कराएंगे ब्लड अगार पर, यहाँ पे सबोराइड डेक्सट्रोज अगार पर हम इसका कल्चर करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट एक तो हम टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग्स देंगे। कौन कौन से देंगे? तो नेटामाइसिन देंगे 5% सस्पेंशन में, ये फिलामेंटस केराटिटिस में मोस्टली यूज़ होता है। उसके अलावा फ्लूकोनाजोल देंगे 2% सस्पेंशन। उसके अलावा एम्फोटेरिसिन B देंगे जो कि दोनों केराटिटिस में यूज़ होते हैं। वोरिकोनाजोल देंगे। उसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाए सेकेंडरी तो उसको प्रिवेंट किया जा सके। उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन हम देंगे। अब टेट्रासाइक्लिन क्यों देंगे? क्योंकि इनका ना वाउंड हीलिंग में रोल होता है। टेट्रासाइक्लिन ना एंटी कोलेजिनेज के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। अब कोलेजिन हमें पता है कि वाउंड हीलिंग के लिए ज़रूरी होता है। अब कोलेजिनेज क्या करेंगे कि कोलेजन की प्रोडक्शन को कम करेंगे। अब जब कोलेजन की प्रोडक्शन कम होगी तो वाउंड हीलिंग भी कम हो जाएगी। अब एंटी कोलेजिनेज क्या करेंगे कि वाउंड हीलिंग को प्रमोट करेंगे। एंटी कोलेजिनेज यानी कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे होंगे तो वाउंड हीलिंग जाहिर सी बात है प्रमोट होगी। नेक्स्ट साइक्लोप्लेजिक्स देंगे अगर बैक्टीरियल केराटिटिस, जैसे हमने बैक्टीरियल केराटिटिस में दी थी, साइक्लोप्लेजिक्स में देंगे क्योंकि अगर सीलरी स्पाज्म हो गया है तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए साइक्लोप्लेजिक्स देंगे। और यही जो सीलरी स्पाज्म होता है इसकी वजह से ही पेशेंट को पेन भी हो रही होती है। नेक्स्ट सब कंजक्टाइवा के अंदर हम फ्लूकोनाजोल देते हैं। अगर हाइपोपायोन हो तो सब कंजक्टाइवा के अंदर हम फ्लूकोनाजोल देते हैं। इसके अलावा सिस्टेमिक एंटी फंगस भी दे सकते हैं सीवियर कंडीशन में, फॉर एग्जांपल कीटोकोनाजोल एंड फ्लूकोनाजोल देते हैं। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल डिब्राइडमेंट। ये क्या करते हैं कि ये बेसिकली ना जो कोई भी डेब्रिस वगैरह प्रेजेंट है तो अगर हम डेब्रिस वगैरह को हटा देंगे तो जाहिर सी बात है जो एंटी फंगल एजेंट्स हैं उनकी पेनिट्रेशन इन्हेंस हो जाती है। नेक्स्ट थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी करते हैं। ये हम तब करते हैं जब हमारे पास जो एंटी फंगल थेरेपी है वो इस कंडीशन को ठीक करने में नाकाम हो जाए। तो उस कंडीशन में हम जो थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी है जिसको हम फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी बोलते हैं उसको हम परफॉर्म करते हैं और ये हम डीप लेयर्स में कर रहे होते हैं। ये हमने बात कर ली फंगल केराटिटिस की। लाइक दिस वीडियो एंड काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।